हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी कैंपस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। मनुष्य जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है, कुछ उद्यम करता है, मेहनत करता है। वो जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये चार तरह की होती है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाओं के बारे में बताती हैं। इसके बाद है द्वितीयक, सेकेंडरी। जो सेकेंड वाली होती हैं वो है सेकेंडरी। ये जो सेकेंडरी हैं ये रिलेटेड हैं उद्योगों से, विनिर्माण उद्योग से। किस तरह से जो प्राथमिक से हमने चीजें ग्रहण करी थी उसको किस तरह से फिर बदल करके, मोल्ड कर करके कुछ और चीज में परिवर्तित कर देते हैं, वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। मान लो प्राथमिक क्रिया से हमने वनों से लकड़ी प्राप्त कर ली, उस लकड़ी से बदल करके हमने फर्नीचर बनाया, वो आ गया सेकेंडरी एक्टिविटीज में। इसके बाद थर्ड है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक से जो चीजें प्राप्त कर ली, जब उसका इस्तेमाल करते हैं लोगों की सेवा के लिए, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा सर्विसेज, ट्रेड, कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे थर्ड यानी टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर। इसके बाद है फोर्थ नंबर जो है क्वाटरनरी यानी चतुर्थक व्यवसाय। ये बौद्धिक व्यवसाय यानी दिमाग से रिलेटेड जो व्यवसाय होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। साथ में इसके अंदर रिसर्च वर्क और साथ ही इसमें रिसर्च वर्क है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ये जो प्रथम वाला है प्राथमिक एक्टिविटीज। तो प्राथमिक एक्टिविटीज क्या है? वे क्रियाएं जो प्रकृति पर आधारित होती हैं उससे हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। जो क्रियाएं प्रकृति पर आधारित हैं उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जो पृथ्वी के संसाधन है उनकी सहायता से जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो प्राथमिक क्रिया है। पृथ्वी के संसाधन क्या क्या है? वो है लैंड, वाटर, वेजिटेशन और मिनरल्स। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के संसाधन हैं। भूमि, जल, वनस्पति और खनिज, इन सभी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, सीधा प्रकृति से जब इन्हें प्राप्त करते हैं तो ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं को इसके आधार पर हमने कुछ वर्गों में बांटा है। वो है ये अखेट, संग्रह, पशुचारण, खनन और कृषि। ये ही सभी क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। अखेट का मतलब है शिकार करना। अखेट का मतलब शिकार करना, इंग्लिश में हंटिंग। जो आदि मानव थे वो अपने भोजन के लिए अखेट यानी शिकार पर निर्भर रहते थे। उनके जो औजार होते थे वो पत्थर के होते थे और लकड़ी से बने हुए औजार होते थे, जिससे उनका जो शिकार का दायरा था वो सीमित ही रहता था। क्योंकि एक पत्थर के औजार से आप कितने जानवरों को मार सकते हो। आज के टाइम की बात करें तो गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, आसानी से शिकार किया जा सकता है। लेकिन वो पत्थर के हथियार थे, लकड़ी के हथियार थे, जिसकी वजह से उनका जो शिकार का दायरा था वो सीमित ही था। ये है अखेट। दूसरा है संग्रह। संग्रह यानी इकट्ठे करना, गैदरिंग, इंग्लिश में गैदरिंग। तो वो जो आदि मानव था वो शिकार से उसका काम नहीं चलता था, तो जंगल से, वनों से बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर लाता था। पेड़ों की जड़ें हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, पुष्प हैं, कंदमूल हैं, तो जंगलों से इकट्ठा कर लाता था और उनसे अपना जीवन यापन चलाते थे। तो धीरे धीरे इस तरह मनुष्य आगे बढ़ता गया। जब वो आगे चलता गया तो उससे ये लगा कि अखेट और संग्रह है यानी शिकार से और जो सामान जंगल से इकट्ठा करता है उससे जीवन यापन करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो उसके बाद उसने पशुपालन के बारे में सोचा। फिर उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो कुछ जलवायु कंडीशंस हैं, कुछ जलवायु प्रदेश हैं जिसके हिसाब से उन्होंने इनको पालना शुरू किया।
वर्ल्ड का मैप देखो, हम यहाँ फटाफट समय बना देता हूँ। ये दक्षिण अमेरिका हो गया हमारा, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका, रफली देख लो एक बार फटाफट से। ये अफ्रीका हो गया हमारा, और इधर से ये यूरोप, इंडिया, और ये हमारा एशिया कवर हो गया। क्लियर है? अब ये जो पशुचारण है, ये जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्होंने अलग अलग जो जानवर थे उनको पालना शुरू कर दिया। शुरुआत करते हैं यहां से। यहां से हमारा एरिया भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये जो भूमध्य रेखा है ये अफ्रीका के मध्य से गुजर रही है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में मनुष्य जो है आज भी लगभग पुरानी तरह से जी रहा है कुछ एरियाज में। वो कौन से हैं? एक तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर जो मनुष्य है जिसने जो पशु चालन शुरू किया था, यहाँ पर उसने गाय और बैल आदि को पालना शुरू कर दिया। गाय और बैल इसने यहाँ पे पालना शुरू कर दिया। यहाँ पे बारिश अधिक थी, चारा अधिक मिल जाता था, तो इसलिए इनको आसानी से वो पाल सकता था और इन्हें खिला पिला भी सकता था। धीरे धीरे जब इस रेखा से दूर जाते हैं तो जल की कमी होती है और कुछ प्राकृतिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ ऊपर रेगिस्तानी एरिया पाए जाते हैं। यहाँ पे है सहारा मरुस्थल। क्लियर है? ये जो सहारा मरुस्थल है और एशिया के जो मरुस्थल थे वहां पर फिर उसने भेड़ बकरी इनको पालना शुरू किया। ऊंट, भेड़, बकरी। क्लियर है? और ये जो दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र है, एंडीज वाला क्षेत्र, यहाँ पे जिस जानवर को पालते थे उस जानवर का नाम था लामा। ऊंट की भ्रांति का ही है ये लामा। ठीक है? एशिया में आ जाए, यहाँ पर तिब्बत के पास ये पालते थे याक, याक नाम के जानवर को। इसी तरह ये जो नॉर्दर्न यूरेशिया है इस एरिया में पालते थे रेंडियर, RANDIER, रेंडियर। तो इन जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया। अब ये जो पशुचारण है ये दो तरह का था। तो पशुचारण है ये दो तरह का था। एक तो था चलवासी पशुचारण और दूसरा था व्यापारिक पशुचारण। तो ये दो तरह के पशुचारण थे, दो तरह से पशु पाले जाते थे। जो चलवासी पशुचारण था ये पहले वाला, इसमें जो आदिमकालीन पद्धति थी उसके हिसाब से जानवरों को रखा जाता था। इनके जानवरों के चारे के लिए और जल के लिए एक जगह पे कोई उपस्थित कोई चीज नहीं थी, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर चारे और जल की तलाश में भटकते रहते थे। ठीक है? इनका एग्जाम्पल दे दो, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे सर्दियों में ये नदी घाटियों में नीचे आ जाते थे जल और भोजन की तलाश में, और सर्दियों में गर्मियों में ये पहाड़ियों के ऊपर चले जाते थे। इसके विपरीत जो व्यापारिक पशुपालन है, इसमें एक ही जगह पर चारे और जल की व्यवस्था की गई, जानवरों को एक ही स्थान पर रखा जाता था और बड़े बड़े फार्म बना दिए गए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेनली जो ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, वहां पर ये व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। और जो चलवासी पशुचारण है वो ये जो पिछड़े इलाके हैं भूमध्य रेखा के आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये अफ्रीका का क्षेत्र, इधर अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर है उसका जो क्षेत्र है वहां पर, अफ्रीका के इस क्षेत्र में, और यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण अपनाया गया है। और जो व्यापारिक है वो यहाँ ऊपरी क्षेत्रों में जो डेवलप्ड एरियाज है, यहाँ पे प्रेरी के मैदान है, प्रेरी ये घास के मैदान है उत्तर अमेरिका के, स्टेपी ये यूरेशिया के घास के मैदान है। तो ये जो व्यापारिक पशुपालन था वो इन एरियाज में किया जाता था। यहाँ पे एक ही जगह पर रहने और खाने का प्रबंध था इनका, नस्ल सुधार के लिए प्रयास किए जाते थे, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी जानवरों के लिए। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे है पंपास, ये भी घास के मैदान है, यहाँ भी इनको पाला गया। दक्षिण अफ्रीका में ये एरिया है जिसे हम कहते हैं वेल्ड,
ये भी घास के मैदान है, और एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे इसको कहते हैं डाउन्स। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। क्लियर है? पशुचारण में चलवासी पशुचारण पुराने पद्धति पे और व्यापारिक जो है नई पद्धति पर आधारित था, और ये मेनली व्यापार के लिए, फायदे के लिए, पूंजी कमाने के लिए व्यापारिक पशुपालन किया जाता था। यहाँ पर जो जानवरों से दूध, मांस, जो भी चीज प्राप्त होती थी उसका व्यापार किया जाता था। क्लियर है? अगला है हमारा खनन। खनन का मतलब है कि जमीन से खनिज को निकालना। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइनिंग, MINING, माइनिंग। खनन को हम इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। जब जमीन से हम खनिजों को बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। तो खनिज जो है वो दो तरह के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है, यानी उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है, उन्हें पीट कर, गलाकर उन्हें अलग अलग आकार दिया जा सकता है। जैसे लोहा इस्पात है, उसको हम पिघला करके कुछ भी आकार दे सकते हैं। चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब क्या है? ये धात्विक खनिज है, मेटेलिक मिनरल्स है। इसके विपरीत दूसरा है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं पाई जाती और उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें खुरच करके या तोड़ करके ही शेप में ला सकते हैं। इस तरह पिघला करके या चादरों की तरह पीट करके नहीं ला सकते। जैसे चूना पत्थर है, उसे तोड़कर ही किसी शेप में हम ला सकते हैं। तो जो ये खनिज है, आजकल किसी भी आप फील्ड में चले जाओ या किसी भी देश में चले जाओ, जहां खनिजों के भंडार अधिक हैं, वे देश अधिक विकसित श्रेणी में आ गए हैं। और जिन्होंने खनिजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अच्छे से उन्हें निकालना शुरू कर दिया है, वे देश विकसित अवस्था में चले गए हैं। तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, वैसे वैसे इन खनिजों का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब खनिज के वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण, तो आप इस बात को समझिए कि विश्व के लगभग 1/3 से ज्यादा, लगभग 35 से 40% जो खनिज हैं वो केवल यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में पाए जाते हैं। सबसे डेवलप्ड राष्ट्र मानते हैं इसको, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, और इस खनिज भी सबसे ज्यादा इसी के पास है। तो उन खनिजों का अपना इस्तेमाल कर रहा है, उद्योगों को विकसित किया हुआ है। क्लियर है? तो जहां पर खनिज ज्यादा होंगे वहां पर ही औद्योगिक विकास अधिक होगा। भारत की बात कर लो, ये जो बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इस एरिया में ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ज्यादा उद्योग जो है वो इस एरिया में ही लगे हुए हैं। तो जहां पर कच्चा माल मिलेगा वहां पर, जहां पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहां पर ही उद्योगों की स्थापना हो जाएगी। तो ये था हमारा खनन। इसके बाद हमारा अगला कृषि यानी एग्रीकल्चर। कृषि क्या चीज है? फसलों को उगाना और काटना ही खाली कृषि नहीं है। कृषि एक बहुत विस्तृत यानी बहुत ब्रॉडर टर्म है। फसल उगाना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, फलों की खेती करना, फूलों की खेती करना, पुष्पोत्पादन करना, जानवरों को पालना, दूध का व्यापार करना, ये सब कृषि के अंदर आता है। तो इसलिए कृषि जो है एक विशाल टर्म है, खाली फसल उगाना काटना इसके अंदर नहीं आता है। इसकी डेफिनेशन को देखें हम तो भूमि का उपयोग करके, कृषि वो विज्ञान है जिसमें भूमि का उपयोग करके मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है। कृषि वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य भोजन प्राप्त करने के लिए भूमि का उपयोग करता है। क्लियर है? कृषि, तो कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो कई बातों पर डिपेंड करती है कि क्लाइमेट कैसा है। क्लियर है? उसके बाद सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि किस एरिया में किस तरह की कृषि, किस तरह की खेती की जाएगी। क्लाइमेट को देखो, फिजिकल फीचर्स को देखें तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पे गेहूं की और चावल की खेती की जाती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर चाय की और कॉफी की खेती की जाती है। तो ये क्लाइमेट जो है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कौन सी खेती की जाएगी। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं,
जो इस चीज को डिसाइड करते हैं। कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो गरीब किसान उसको नहीं उगा पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किस तरह की फसल उगाई जाएगी। एक मोटा मोटा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसका मान है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश क्षेत्र। ये है निम्न अक्षांश क्षेत्र। 30 से 60 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है वो है मध्य अक्षांश क्षेत्र। क्लियर है। और 60 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो है उच्च अक्षांश। अक्षांश माने लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड। तो लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड। क्लियर है। तो ये जो लो लैटिट्यूड यानी निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो फसल उगाई जाती है जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे राइस की खेती है, चावल की खेती है, वो मेनली इन क्षेत्र में ज्यादा उगाई जाती है। ये जो क्षेत्र है इस साइड से, तो यहाँ वर्षा अधिक होती है, मानसूनी क्षेत्र है। यहाँ पर राइस की, चावल की खेती की जाती है। ऊपर जाएंगे, मध्य इलाके में आएंगे, यहाँ पे वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो फसल उगाई जाएंगी जिसमें कम वर्षा की यानी कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, वो इस बेल्ट में आकर के उनको उगाना शुरू करते हैं। प्रेरी, स्टेपी, घास के मैदान है। और जो फसलें हैं, राइस है, व्हीट है, ये भी ग्रासीज है, ये भी घास है। तो इन मैदानों में इनको उगाया जाता है। क्लियर है। आगे आ गया ठंडा प्रदेश, जहां पर लगभग ना के बराबर ही खेती होती है। यहाँ पर भी आज भी वही पुरानी पद्धति है, संग्रह से लोग जीवन यापन करते हैं, लोग जानवरों को पालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। यह ओवरव्यू हो गया हमारा। अब देखते हैं कृषि कितने प्रकार की है हमारी। पहला है निर्वाह कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक, ट्रक, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि। तो ये कुछ पार्ट्स बना दिए कृषि के, उसकी स्थिति के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से कि कहां पर कौन सी तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो पहला है निर्वाह कृषि, यानी आदिकालीन यानी पुराने समय की जो है निर्वाह यानी सब्सिस्टेंस यानी जीने लायक कृषि करना। तो जब किसान इस तरह की खेती करता है कि उसकी जो उपज आती है सारा का सारा वो खुद या उसका परिवार इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको निर्वाह कृषि कहते हैं, जीने लायक कृषि। क्लियर है। ये पुराने समय की आदिकालीन यानी प्रिमिटिव टाइप की कृषि कहलाती है। जो पुराना समय था, जो पुराने समय के लोग थे, वो कृषि कैसे करते थे? वो क्या करते थे? वो जंगलों को काटते थे। एक क्षेत्र ले लिया, कोई एरिया है, वहां पे जो पेड़ पौधे जो भी लगे हुए थे सारे उन्होंने काट दिए, उसको जला दिया, और उसकी जो राख बच गई उस राख को खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते थे और वहां पे खेती करते थे। 2-3 साल तक उस क्षेत्र में खेती करी। जब उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता खत्म हो गई तो उस क्षेत्र को छोड़ करके वो शिफ्ट हो गए दूसरे क्षेत्र में। वहां भी उन्होंने वही किया, पेड़ों को काटा, आग लगाई और कृषि करी। 3-4 साल खेती करी, जब इसकी उत्पादन खत्म हो गई तो कहीं और चले गए। तो इस टाइप की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आज के समय में इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, ज्यादा भविष्य इसका अच्छा नहीं है। क्यों? आजकल लोगों ने स्थान एक जगह पर रहना शुरू कर दिया है और वहीं पर ही वो खेती करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड में जहां पर इस तरह की खेती की जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पर इस तरह की खेती को हम कहते हैं झूम कृषि। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे मैक्सिको में इसको कहते हैं मिल्पा, MILPA, मिल्पा। ब्राजील में इसको कहते हैं रोका। क्लियर है। इसे अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं जो स्थानांतरित कृषि है। और जो वही लोग हैं जो पुराने हिसाब से जी रहे हैं, आदिकाल के हिसाब से जी रहे हैं, वो इस तरह की कृषि को अंजाम देते हैं। क्लियर है। अगला है हमारा गहन कृषि। गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे जल आराम से उपलब्ध है। मानसूनी जो एरियाज हैं जहां पे मानसून आता है उन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मुख्य रूप से चावल जो है वो इसकी फसल है। चावल मुख्य रूप से चावल गहन कृषि की फसल है। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता है, ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता है।
ठीक है, तीसरी है हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। लाइट चली गई है, इसलिए बाकी का वीडियो हम कल बनाएंगे। थैंक यू। आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं आगे और वीडियो भी बना सकूं। थैंक यू।